Question number 31. The first ionization energy and the second ionization enthalpy and the electron gain enthalpy in kilojoule per mole if a few elements are given below. So element 1, 2, 3, 4, 5, 6, their first ionization and the second ionization energy and electron gain enthalpy are given. Which of the above elements is likely to be? So first number 1, the least reactive element. So the element 5 has the highest first ionization energy and the positive electron gain enthalpy, and hence it is the least reactive element since inert gases have high positive electron gain enthalpy, and therefore the element 5 must be an inert gas. The value of first ionization energy and second ionization energy and electron gain enthalpy match that of हीलियम. सो जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप देखिए कि जो टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा, उसमें जो एलिमेंट 5 है उसका सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर उसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो तो और वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके दोनों ही आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और फिर जो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी पॉजिटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिव होने का मतलब है उससे टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, और आयनाइजेशन एंथैल्पी का इतने बड़े होने का मतलब है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकता. ये दोनों ही प्रॉपर्टी मैच होती है हमारे नोबल गैसेस से. तो इसका मतलब है ये एलिमेंट जो एलिमेंट नंबर 5 है यहाँ पे वो एक नोबल गैस होना चाहिए, और वो ही नोबल गैसेस ही हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में से एक होते हैं. तो इस टेबल के हिसाब से तो ये एक नोबल गैस ही होना चाहिए, और अगर हम डाटा देखेंगे तो हमें मैच मिलेगा हीलियम से. तो एलिमेंट नंबर 5 हीलियम इज़ द मोस्ट अनरिएक्टिव अमॉन्ग दी एलिमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन. सो बी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो बी में देखेंगे द एलिमेंट 2 विच इज़ द लीस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी and low negative electron gain enthalpy is the most reactive metal. The values matches with that of the potassium. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम है एलिमेंट नंबर 2 के लिए, मतलब वो पहला इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है. उसका देखिए पहला इलेक्ट्रॉन वो आराम से लूज़ करना चाहता है, और जो दूसरा है वो ज़्यादा है, मतलब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाहता, पर वो पहला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करना ही चाहता है. मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूरी एस ब्लॉक ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि वो पहला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है NS1 वो लूज़ करना चाहता है. तो और फिर वो नोबल गैस में आ जाएगा, इसलिए वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाहता, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा बड़ी है. और फिर आप देख सकते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव है, पर वो नेगेटिव है और बड़ा है थोड़ा सा, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है और इतना कम भी नहीं है. मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ऐसी कोई मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी भी बड़ी भी नहीं है. तो इसका मतलब है कि वो मेटल बिल्कुल वो इतनी बड़ी नहीं है, और बिल्कुल वो इतनी मतलब पॉजिटिव में भी नहीं है, तो वो मेटल ही है जो -48 है. सो सिर्फ वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में नेगेटिव नहीं है. तो इसका मतलब ये तो बता ही रहा है कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ही है, पर वो पॉजिटिव भी नहीं है. तो इस हिसाब से वो मेटल हुआ, और वो मेटल के डाटा को अगर हम सर्च करेंगे जो एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो सर्च करेंगे तो पता चलता है कि वो एलिमेंट की डाटा मैच होती है पोटेशियम के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. तो द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के बारे में पूछा गया था. एलिमेंट 3 विच इज़ द हाइएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड अ वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एंड द वैल्यू मैचेस विद दैट ऑफ फ्लोरीन. तो एलिमेंट नंबर 3 पे देखिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी काफ़ी हाई है. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो वो तो और ही हाई है, वो भी और हाई है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है. यहाँ पे देखिए इन सारे एलिमेंट से दिए हुए मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, और उसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का पहला जो है वो बड़ा ही है. पहला इलेक्ट्रॉन तो वो बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी और बड़ा हो रहा है. मतलब ये इससे पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बिल्कुल मूड में नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाहता.
इससे पता चल ही रहा है कि वो एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाह रहा है, जबकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है क्योंकि उसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी बड़ा है। फिर आप जब डाटा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ्लोरीन है। अब दूसरा एलिमेंट उसकी जो है एक ही और है जो जिसका इतना बड़ा जिसका बड़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर उससे वो ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से हम बता सकते हैं कि ये मोस्ट नॉन रिएक्टिव ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो element 4 has a high negative electron gain enthalpy but not so high first ionization energy, therefore it is the least reactive non-metal एंड मैच दैट विद आयोडीन। तो आप देखिए जो एलिमेंट 4 है उसका मैंने जैसे पहले ही कहा था कि एलिमेंट 4 का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है पर वो फ्लोरीन से कम ही है, पर फिर भी वो हाई तो है, इससे पता तो चला कि वो नॉन मेटल तो वो है ही। फिर रिएक्टिविटी में इधर देखिए एलिमेंट 4 का क्या है, उसका फर्स्ट आयनेशन एनर्जी क्या है, फ्लोरीन से काफ़ी कम है और सेकेंड आयनेशन एनर्जी भी कम है। मतलब भले ही वो एक नॉन मेटल है पर उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, लूज़ करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, पर जो आयनेशन एंथैल्पी वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं है, तो पता चला कि वो इतना रिएक्टिव नहीं है। और मैच करने पर हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट होगा आयोडीन। फिर ई द एलिमेंट विच कैन फॉर्म अ सुइटेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2। तो बाइनरी हैलाइड फॉर्म वो लोग करते हैं, मतलब वो मेटल कर सकते हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं, जो 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। तो यहाँ पे मतलब उसको हम कैसे पता करेंगे, उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो होना ही है, उसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत कम होना है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ही चाहेगा, इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ढूंढते हैं हम The element 6 has a low first ionization energy but higher than that of the alkali metal. Therefore, it appears that the element is an alkaline earth metal and hence it will form a binary halide of the formula MX2 and it matches with the values that of magnesium. तो देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है एलिमेंट 6, अब देखिए उसके फर्स्ट आयनेशन एनर्जी तो कम ही है पर जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी है वो भी कम ही है। बाकी सब में से देखिए आप देख सकते हैं कि वो भी बहुत कम है सेकेंड आयनेशन एनर्जी, बाकी सबको कंपेयर करते हुए ये डाटा बताती है कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी तो कम है ही, सेकेंड आयनेशन एनर्जी भी कम है। तो इसका मतलब ये डाटा बताती है कि वो एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है और सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल ही MX2 फॉर्मूले से बनाएगी। तो इसका मतलब ये है और फिर यही वो है जो मेटल है और वो जो एक स्टेबल बाइनरी हैलाइड बनाएगी। और डाटा से मैच करने के पता चलता है कि ये मैग्नीशियम है। The metal which can form a predominantly stable covalent halide of the formula MX। तो एक स्टेबल मेटल हैलाइड बनाना है वो भी फॉर्मूला MX, उसके लिए हमें डेफिनेटली एक एल्काली मेटल चाहिए। The element 1 has the low first ionization energy but a very high second ionization energy. Therefore, it must be an alkali metal since the metal forms a predominantly stable covalent halide of the formula MX. Therefore, the alkali metal must be least reactive. The value matches with that of lithium. तो देखिए एलिमेंट 1 एलिमेंट जो 1 है आपका एलिमेंट 1, उसमें देखिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी कितना कम है और सेकेंड आयनेशन देखिए सबसे ज़्यादा है। मतलब दूसरा वाला तो वो किसी भी कीमत पे लूज़ ही नहीं करना, उसे इलेक्ट्रॉन एक ही देगा और दूसरा वो बिल्कुल नहीं देना चाहेगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही लूज़ आराम से कर लेगा और दूसरा नहीं करेगा। इसका मतलब पता चला कि वो एक अल्कली मेटल है और डेफिनेटली वो ही जाके एक ऐसा MX हैलाइड बना सकता है जो कि स्टेबल होगा। इसीलिए हम इसके लिए प्रपोज करते हैं एलिमेंट नंबर 1 और डाटा मैच करके पता चलता है कि ये है लिथियम।